बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं अजीम राना और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं हिना नियाज़ी। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। जी बिल्कुल। आज हिना जो है वो थोड़ा लो फील कर रही हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो को होस्ट हैं उन्हें हम एनर्जेटिक रखें, जिस तरह से हम अपने तमाम देखने वाले जो नाजरीन हैं उन्हें एनर्जेटिक रखने की कोशिश करेंगे। वीकेंड के बाद हम आ रहे हैं हिना, और आज हफ्ते का नया आगाज़ है, तो आप ये बताएं कि वीकेंड के गम बुलाएं। आप बताएं वीकेंड कैसा रहा आपका? मेरा वीकेंड वेरी बिजी, क्योंकि ट्रांसमिशन भी चल रही होती है स्पोर्ट्स की, लेकिन it was good, अच्छा था। मैच कैसा, आपको कैसी वाइब आ रही है? आज पाकिस्तान इंडिया दोबारा Well, I'm supporting India today because I don't think Pakistan is going to win. I may sound very देख रहे हैं आप हमारी I may sound मतलब ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मैं पेसिमिस्ट साउंड कर रही हूँ इस वक्त। लेकिन एक तो बारिश, फिर अगर भारत की धर्मी की बात करें और वेन्यू चेंज करने की बात करें तो वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से आई पर्सनली बिलीव कि इंडिया ने कल दे स्टार्टेड ऑफ रियली वेल। उनका क्या स्टार्ट था, फिर उनकी पार्टनरशिप जो थी शुभमन गिल और रोहित शर्मा की, बिल्कुल। और फिर हमारे बॉलर्स उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए इनिशियली, तो और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो है आज अच्छा परफॉर्म करें, और यहाँ पर मैं आज आई फील रियली डाउन एंड रियली लो। हालांकि जब आप मंडे को आते हैं एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, लेकिन आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट। अगर टीम का कोई एक हिस्सा या कोई एक शख्स भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता तो योर परफॉर्मेंस इवेंचुअली गेट्स अफेक्टेड। लेकिन वो कहते हैं कि सियाने ये कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जो आपको टास्क दिया जाए, जो आपके पास एक सामने जो गोल आप अपना सेट करें, उसको आप पूरे तरीके से निभाएं, क्योंकि चीजें तो होती रहती हैं जी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज अच्छी बात से करेंगे, और आज प्रोग्राम का आगाज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस खूबसूरत बात से कि इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। और ये भी समहाउ कनेक्टेड है मेरे मैसेज से। बिल्कुल। और इल्म की अगर हम बात करें तो इल्म पर फोकस बहुत ज़्यादा होता है, और एज अ नेशन अगर हम बात करें, अगर हम तरक्की हासिल करना चाहते हैं और अगर हम तरक्की की राह पर गामजन होना चाहते हैं तो उसके लिए तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तालीम आपको एक बेहतर इंसान बनाता ही है, और तालीम की अगर हम बात करें ना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, बल्कि एज पर्सन भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए अगर आप एक तालीम याफ्ता और एक गैर तालीम याफ्ता शख्स को कंपेयर करें, अगर अपने नाज़रीन को ये भी क्लियर करते जाएं कि अगर हम तालीम की बात करते हैं तो वो हम सिर्फ डिग्रीज की बात नहीं करते। तालीम का मतलब है जी कि जो आप सीखें, जो आप पढ़ें, उसे फिर आप अमल दरामद भी करें उस पर, और एक प्रैक्टिकल जो है वो उसका आप करें अपनी ज़िंदगी में। और तालीम के साथ फिर तरबियत दोनों साथ साथ चलते हैं, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसकी वाज़ेह मिसाल थे कि वो भी एक ज़ाहिर एक पढ़े लिखे शख्स थे, लेकिन उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी के असूल वाज़े किए और फिर उन असूलों पर वो चले, और जो गोल उन्होंने सेट किया, जो टारगेट उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सेट किया, फिर उन्होंने नहीं परवाह की कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, और उस रास्ते पर चलते रहे और बिल्कुल बड़े लीडर बनकर उभरे। आज उनकी 75वीं बरसी है। बिल्कुल जी, इस हवाले से आज हमारी जो अच्छी बात थी वो भी कायदे आज़म की हमने आपसे अच्छी बात शेयर की। और कायदे आज़म के बारे में एक शेर भी सुना दें अपने नाज़रीन को। इरशाद इरशाद इरशाद, आप सिंसियरली गुड एट इट। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि जी इरशाद है जी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। और आज उस अजीम कायद का यौम विसाल है, जिसकी बदौलत हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क नसीब हुआ है, जिसकी आज़ाद फ़ज़ाओं में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी शख्सियत सदियों बाद ही पैदा होती है, और फिर जिनकी लगन, मेहनत, कारनामों की तारीख़ जो है वो सुनहरे हरूफ में लिखी गई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो नाजरीन, मुल्क भर में माफियाज और स्मगलर्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी तेल की स्मगलिंग में 90 सरकारी अफसरान और 29 सियासतदान मुलविस पाए गए हैं। तेल की स्मगलिंग से सालाना 60 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि हवाला हुंडी के बिजनेस में पाकिस्तान के 722 करेंसी डीलर मुलविस पाए गए हैं। और दूसरी जानिब सियासी माज पर भी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता दिखाई दे रहा है। सबबंदी होना शुरू हो गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आते ही एक बयान दिया, और इलेक्शन से मुतल्लिक जो बयान दागा है
पीपल्स पार्टी का सारा बयान उस बयान ने बिखेर कर रख दिया है। बिलावल भुट्टो ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। वो अंदरूनी सिंध के दौरे पर हैं और वो अपने इत्तेहादियों समेत मुखालफिन पर तीरों की बौछार कर रहे हैं और ताक ताक कर निशाने लगा रहे हैं। जबकि अहम खबर जो तीसरी है वो ये है कि लीगी कायद नवाज शरीफ की भी मुमकिन तौर पर 15 अक्टूबर को वापसी हो रही है। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आइंदा दिनों में मरीम नवाज का दौरा कराची मुतवक्के है। तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार पीजे मीर साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, अगर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की बात करें तो आमने सामने हैं। आसिफ जरदारी जो है वो जोर दे रहे हैं कि पहले मईशत ठीक की जाए फिर सियासत होगी, मगर अगर बिलावल की बात की जाए तो उनका ये मौक़िफ़ है कि मईशत ठीक करने के लिए फौरी इलेक्शन जो है वो नागुज़ीर है। आपको किसका मौक़िफ़ दुरुस्त लग रहा है, बेहतर लग रहा है? देखिए, दोनों का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये टाइमिंग की बात। इस वक्त जो इक्वेशन पे हम बैठे हुए हैं, आसिफ जरदारी सही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आएगी मेरी नज़र में वो 4 महीने नहीं चल सकेगी, बिकॉज ये इकोनॉमिक टर्न अराउंड आप नहीं कर सकते हैं। आपने इस वक्त 100% डेट सर्विसिंग करनी है। आपने भी इस महीने आपने वो पेमेंट करनी है जो आपने लोन्स लिए हुए हैं, जो आपका फर्स्ट ट्रांच है, और उसके बाद फिर आपने आगे क्या करना है, बिकॉज आपकी इंडस्ट्री तो चल नहीं रही है। सो आसिफ जरदारी गुड इन दिस वे। सेकंड जो बात हो रही है कि इलेक्शंस को डिले करना इंटरनेशनल प्रेशर्स बहुत बढ़ गया है, तो बिलावल इज प्लेइंग ऑन द इंटरनेशनल फील्ड कि भाई इलेक्शन कराओ, इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन ये गेम है गुड कॉप बैड कॉप, और इसके अंदर जो टारगेट है वो टारगेट है PMLN। मैंने पहले कहा डे 1 से तो इनकी कोई आपस की दोस्ती नहीं है, ना इनकी दोस्ती हो सकती है। मैंने तो बड़े क्लोज क्वार्टर से यूके में देखा है, लंदन में, कि ये क्या हो रहा था और आज भी वही हो रहा है। फर्क कितना है कि जो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि ये इकट्ठे हुए हैं एक आदमी के लिए, इमरान खान के लिए। इमरान पिक्चर ये अब वापस अपने बैक टू ट्रैक 1। सो बेसिकली ये जो मैच है अभी ये पड़ेगा PMLN का और पीपल्स पार्टी का। इनके अपने नजरियात हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन क्या ये इनकैश कर सकती हैं, जो कि एक मेरी नजर में एक टेम्पररी वैक्यूम है PTI का। PTI बिल्कुल एक जमात है, बिल्कुल एक तकड़ी जमात है। अब वो जो भाग गए वो पहले भी कुछ नहीं थे, वो एक बंदे के नाम पे आए थे, आज दूसरा को खड़ा, क्या उनको वोट मिलेंगे नहीं। सो ये मैच जो है ना ट्राई का, ये बड़ा जबरदस्त मैच है। बाकी जो आपकी इधर उधर की पार्टीज हैं, आई डोंट थिंक people will be voting for them. पीजे मीर साहब, आपने अभी जो निशानदेही की है कि पीपल्स पार्टी का जो टारगेट है वो PMLN है, तो दूसरी जानिब क्या लग रहा है, PMLN तैयार है इस कंपटीशन के लिए, इस मुकाबले के लिए? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि मरीम साहिबा आने वाले दिनों में कराची का दौरा करेंगी, तो कोई बड़ा सियासी महाज कोई जो है वो खड़ा किया जा सकता है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट? बड़े इत्तेहाद की भी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये दौरे बड़े होते रहे, नवाज शरीफ ने बड़े दौरे किए कराची के, और वहाँ लोगों से मिलते रहे, और काफी उन्होंने लोग भी वहाँ से इकट्ठे कर लिए थे, इलेक्टेबल्स। द क्वेश्चन इज कि अभी डायनामिक्स आपके चेंज हो गए। कई पार्टी शायद आपके साथ ना आना चाहें, बिकॉज ये जो ब्रंट है इकोनॉमिक डिप्रेशन का, ये बदकिस्मती से पॉलिटिकल पार्टीज ने अब PMLN पर डाला है। हालांकि PMLN का इसमें कसूर नहीं है, बिकॉज उन्होंने फ्रंट लाइन दी है, इन्होंने उसके ऊपर डाल दिया, बिकॉज गेम आ गई वोटिंग की। सो बेसिकली कराची के अंदर क्या इनको अलायंस मिलता है आई डोंट नो, लेकिन PTI और PMLN का एक अनहोली अलायंस है, जो कि आई डाउटेड, बट PPP एंड PTI इनका अलायंस हो सकता है, बिकॉज ये सब देखेंगे वोट बैंक कहाँ जा रहा है। आपने तहरीक इस्तेकाम में भी देख लिया कि वो सारे उन्होंने इकट्ठे किए, फिर वहां आपने देखा कि PMLN ने कुछ जोर लगाया तो PPP नाराज हो गई। सो ये जो गेम है इस वक्त ये भी चलती रहेगी और अप्स एंड डाउन्स इसमें नजर आएंगे। लेकिन ये दौरे अभी बोला है कि पीपल्स पार्टी और PTI का अलायंस हो सकता है, तो ये आप सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध में ये अलायंस हो सकता है? मैं तो कहता हूँ जी पूरे पाकिस्तान में हो सकता है अलायंस, क्योंकि ये लाइक माइंडेड हैं ये लोग, ये लाइक माइंडेड है। PMLN का एक अपना नजरिया है, एंड फिर देखें ना इनके जो मेन लीडर है नवाज शरीफ, बाकी तो जीरो है। ये वोट बैंक नवाज शरीफ का और किसी का नहीं है। अब वो एक खोकर साहब आए थे वापस, हाँ जी 15 को आ जाएंगे, उन्होंने उसकी तरदीद कर दी, उन्होंने कहा जी कोई 15 को नहीं आ रहे आप, बल्कि उनको झाड़ पड़ गई कि आप इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जो एक स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये पब्लिक को पेप अप करने के लिए, हाँ जी नवाज शरीफ आ रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ की आपने स्टेटमेंट सुन ली, उन्होंने कहा कि जब तक
इनके इनके क्लीन चिट नहीं मिलती फ्रॉम द लॉ, उस वक्त नहीं आई। सो डेवलपिंग स्टोरी, लेट्स सी कि इस स्टोरी का एक्चुअल अंजाम कब है और ये नवाज शरीफ ऐसा करेंगे। जी अच्छा, पीजे मीर साहब, निगरान वजीर खारजा का दावा है कि गैर मुल्की सफीरों को कायल कर लिया है और इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां होंगी। क्या अब भी कोई उम्मीद है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए या फिर आप फरवरी में ही देख रहे हैं इलेक्शंस? देखिए ना, हमने डायग्नोस करना है ये हम इस नतीजे पर पहुंचे क्यों हैं। हमारी डायग्नोस्टिक्स है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है ये बड़ा नालायक, इनएफिशिएंट एंड एब्सोल्युटली यूजलेस। इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, दैट्स इट। इसका और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं है। भाई तुम अपने काम पे लगे रहते हैं, तुम्हें पता है कि कभी भी स्नैप कॉल्स भी हो सकते हैं, कभी भी इलेक्शन कॉल्स भी हो सकते हैं। सो यू शुड बी रेडी फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। आप नहीं थे, बिकॉज आप नहीं थे आज आप एक डायलेमे में। हाँ जी, ये जो अब आप सवाल कर रही हैं कि 90 डेज में होंगे नहीं होंगे, मुश्किल आती है, नजर आती है। सो आई थिंक ये जो चीज है डिलिमिटेशन, ये पहले हो जानी चाहिए थी। बहरहाल अब ये इसको कितनी स्पीड से करते हैं, चीफ जस्टिस ने तो कहा है आपके सामने, उनकी इंडिकेटर आगे के 90 डेज के अंदर आइदर वी अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन और वी से यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन गोज इन द साइड। सो ये अब डिसाइड, जो कि अब पॉलिटिकल पार्टीज खुद शोर कर रही हैं कि भाई इसके 90 डेज के अंदर होना चाहिए। बट अगेन लेट्स सी, क्योंकि यहाँ तो डे बाय डे, मोमेंट टू मोमेंट चीज चेंज होती है। तो मीर साहब, अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते हैं, क्योंकि आइन भी वाज़ेह है, तो फिर तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर ही आयद होगी। तो फिर क्या कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है इनके खिलाफ? अब आप देखो ना कि इलेक्शन, लेट्स से हाइपोथेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन सेज 90 डेज। अच्छा, जब वो 90 डेज की एक उन्होंने स्टैंप लगा ली है, उसके बाद इलेक्शन नहीं होते हैं, तो व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट? जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है उसकी क्या लीगैलिटी? ये तो लॉ एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे भाई इसकी क्या लीगैलिटी। विल दे कंटिन्यू, विल दे नॉट कंटिन्यू? जिस तरह भी प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर पूरा हो गया, बट ही विल वर्क टिल द नेक्स्ट प्रेसिडेंट का। मीर साहब, ये प्रेसिडेंट दिया जाता है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी और जो सूरत हाल तब बनी, तो चूंकि हंगामी सूरत हाल थी, लिहाजा तब इंतखाबात जो थे वो डिले हुए थे। उसके अलावा किसी स्टेबल सिचुएशन के दौरान तो कोई ऐसा प्रेसिडेंट है नहीं कि इंतखाबात डिले किए जा सकें। तो आप इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी को असैसिनेट अब होना चाहिए? नहीं सर, मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह के प्रेसिडेंट, मतलब बात ही बताई गई कि जो अभी तक हमारे पास मिसाल मौजूद है कि अगर कोई इस तरह की सूरत हाल बने, कोई नागहानी सूरत हाल है या कोई बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन है, उसमें इंतखाबात डिले हो सकते हैं। तो जब आइन वाज़े है कि अगर असम्बली की मुद्दत पूरे होने से पहले असम्बली डिसॉल्व कर दी गई है तो फिर 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, तो फिर डिले की समझ नहीं आती। मैं ये बात कर रहा था। अब आपने जो सवाल कर दिया है, अगर हो जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे? ये तो ऑर्केस्ट्रेटेड है। यार, टर्की ने इलेक्शंस करवाए हैं डिस्पाइट द अर्थक्वेक्स, डिस्पाइट हजारों लोग मर गए, इलेक्शंस करवा दिए उन्होंने। देखो ना, दुनिया रुकती नहीं है किसी के लिए। वो कहावत है ना इंग्लैंड, the king is dead, long live the king, long live the or the queen is queen. So the question is, the country moves on, life doesn't stop. अगर कोई मर जाता है या कुछ हो जाता है, जिंदगी रुकती नहीं है, निजाम रुकता नहीं है। आपने निजाम को देखना है या एक इंडिविजुअल, एक इंसिडेंट को देखना है? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर कोई एब्सोल्युटली को बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी हो जाती है, यस, उसके अंदर प्रोबेबली आई थिंक जो लीगल माइंड्स है वो उस पर बैठ के जरूर बात करेंगे। जी, एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आपने हमें डीटेल एनालिसिस दिया, और जब भी हम मीर साहब से बात करते हैं वो अपना प्रेशियस टाइम हमें देते हैं, तो बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस हमारे सामने आ जाता है। व्यूअर्स को भी आई एम श्योर बहुत रहनुमाई मिलती है और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें भी रहनुमाई मिल रही है, ब्रेक की तरफ जाना है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। और शोबिस की दुनिया से एक अहम खबर ये है कि पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा शाजिया मंजूर को कनाडा में क्वीन एलिजाबेथ अवार्ड से नवाजा गया है, और हुकूमत कनाडा की जानिब से पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट शफकत अली ने उन्हें एक तकरीब में ये अवार्ड पेश किया। और गुलकारा जो हैं शाजिया मंजूर साहिबा का ये कहना है कि ये अवार्ड उनके लिए बड़ी इज्जत की बात है,
और अगर हम शाजिया मंजूर साहिबा के बारे में आपको बताएं तो कॉलेज के दौर में ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था और उन्होंने मौसीकी की तरबियत ग्वालियर घराने के उस्ताद फिरोज से ली। वो ज़्यादातर अगर हम उनके ट्रैक्स सुने तो वो पंजाबी में गाती हैं और उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में फोक म्यूज़िक जो है वो बहुत ज़बरदस्त गाने फोक म्यूज़िक में बनाए और सूफ़ी कलाम भी बहुत ही बखूबी गाया। और उनके कुछ गीत हैं जो उर्दू ज़बान में भी हैं, बहुत ज़्यादा मकबूल हुए हैं। फिर अगर हम उनके कुछ गीतों की बात करें, कुछ टप्पे हैं जो कुछ गाने हैं जो शादियों की रौनक बनते हैं। आप सुना भी दें? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, मुझे तो खैर बिल्कुल भी नहीं आते। हम सुना देते हैं कोई एक, आप अभी सुना रहे थे चन मेरे मखना। मैं आपसे पूछ रहा था कि मुझे कोई अच्छा सा गाना बताएं जो शाजिया मंजूर साहिबा ने गाया है जो आपके दिल के बड़ा करीब है। चन मेरे मखना तो फिर गाए ना। मुझे लेकिन आता नहीं है ना, मैं तो भाई मैं बाथरूम सिंगर, बट यू सिंग रियली वेल। यू कैन सिंग, आप कुछ गा सकते हैं, मिलके गा लेते हैं। चलिए मिलके गाते हैं। चलें, चन मेरे मखना। चन मेरे मखना, मैं म्यूजिक दूंगा। चन मेरे मखना ते एक पल, ये मुझे भी लिरिक्स नहीं आते हैं, हमें हेल्प के नजरा थे पता नहीं होते करना, समथिंग लाइक दैट। पंजाबी मेरी नहीं है इतनी अच्छी, मुझे पंजाबी नहीं आती, सराइकी में हो तो मैं गा भी दूं। बेशक हमें लिरिक्स नहीं आते, लेकिन शाजिया मंजूर साहिबा को बड़ी मुबारकबाद देते हैं कि आपने जो है ये कामयाबी है, करियर की कामयाबी समेटी है और पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है इंटरनेशनली। मैंने इनको इंटरव्यू भी कर चुकी हूँ मैं अजीम, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत कम सेलिब्रिटीज ऐसी होती हैं जिनका आप इंटरव्यू करते हैं और फिर वो आपके दिल में एक जगह बना लेती हैं। तो शी इज़ वन ऑफ देम जिनका मैंने इंटरव्यू किया। फेल्ट रियली गुड, शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, एंड इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भाई कमाल है। मैं कहती हूँ जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर की मालिक है। मैंने वैसे काफी गाने सुने हैं, वो मुझे याद नहीं रहते, वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी है ना, मुझे याद है कि बत्तियां बुझाई रख दी, सुने? यस यस, ताकि क्या आएगी, बारात वाला भी इनका है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत गाते हैं, बड़ा खूबसूरत गाते हैं। फिर तो अब हम, मेरे ख्याल से एक और खबर है अपने नाज़रीन के साथ, वो भी शेयर करें टेक्नोलॉजी की। बिल्कुल। तो जी, टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है और अब पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। निगरान वज़ीर IT उमर सैफ का ये कहना है कि हुकूमत मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी और हुकूमत फ़ोन फाइनेंसिंग की सहूलत लाने के लिए भी इक़दाम कर रही है। उनकी जानिब से कहा गया है कि IT शोबे की वजह से करप्शन में कमी, लोगों को भी सहूलत मिलती है, डिजिटलाइजेशन के बायस बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। तो हुकूमत विफाक की सतह पर टैक्स के निज़ाम को डिजिटलाइज करने के लिए भी इक़दाम कर रही है और इसके अलावा कैश के निज़ाम को भी डिजिटलाइज करने की तरफ ले जाया जा रहा है। मईशत की बेहतरी के सिलसिले में IT का बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। मंसूबा बनाया गया है कि 2 लाख नौजवानों को IT के शोबे में मजीद तरबियत दी जाए, टेलीकॉम शोबे में तेज़ी से जो है चलाया जाए ये सारा काम। तो आइंदा 10 माह में 5G जो टेक्नोलॉजी है वो भी इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है। वाओ, दिस इज अ वेरी, आई वुड से, गुड वंडरफुल न्यूज़। और अगर हम टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करें तो बहुत खुशाइन खबर है और इंटरिम गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स, कुछ इकदाम बहुत अच्छे हैं जिनको हमें जो है ना ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और उमर सैफ का ये भी कहना है कि पाकिस्तान भर में 5 लाख नौजवानों के लिए फ्रीलांसिंग की सहूलत पैदा की जाएगी और मखसूस जगह पर कंप्यूटर्स लगे होंगे और फ्रीलांसिंग वाले काम कर सकेंगे। वहाँ पर फ्रीलांसर्स के जरिए पाकिस्तान में $3 अरब भी लाए जा सकते हैं। उमर सैफ साहब की यहाँ पर थोड़ी तारीफ बनती है, बल्कि वैसे तो ज्यादा बनती है, ज्यादा तारीफ बनती है, बिल्कुल। हमारा जो प्रीवियस ट्विटर और मौजूदा X है उसके ऊपर भी मैं देखता हूँ खासे फाल रहते हैं और जितनी भी जो दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रही है उससे मुतल्लिक बताते रहते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते रहते हैं और अभी जो स्टेप इनकी जानिब से लिए जा रहे हैं वेरी गुड। और क्योंकि अब देखेंगे अगर हम अपने हमसाये मुल्क को देखते हैं, इंडिया जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है IT का। तो पाकिस्तान में जब इतना टैलेंट मौजूद है और उसको हार्नेस अगर सही तरीके से कर लिया जाए तो फिर तो हम अपने रिसोर्सेज को जाया कर रहे हैं, बिल्कुल। और मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है अगर वो होना शुरू हो गई तो एक बहुत ही खुशाइन स्टेप है, क्योंकि जितनी महंगाई हो चुकी है अब एक आम आदमी के लिए आईफोन अफोर्ड करना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। लोकल प्रोडक्शन बहुत जरूरी है ना। वैसे हमारा फिर भी मैं ये समझती हूँ कि आवाम का ज्यादा फोकस होता है कि जी हमने आईफोन लेना है, तो अब आईफोन की बजाय आप अपनी पाकिस्तानी चीजों को प्रमोट करें, पाकिस्तान में बनी हुई जितनी भी आपकी, बिल्कुल। तो आप खरीदेंगे वो पाकिस्तान आईफोन की बजाय हम P फोन को प्रमोट करेंगे, P फोन को। और अभी मैं इस वक्त ब्रेक को प्रमोट करूंगी क्योंकि अभी ब्रेक का वक्त हो चुका है। नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी साथी एंकर उकाशा जो बड़ी ही दिलचस्प जो तारीख़ी जगह हैं वहाँ जाती हैं और बड़े ही वहाँ के खूबसूरत मनाजिर को कैमरे की आंख में कैद करती हैं। फिर हम ये कोशिश करते हैं कि अपने सेगमेंट के ज़रिए वो तमाम मनाजिर हम अपने नाजरीन तक पहुँचाएँ। इससे पहले उकाशा है ना गई थी चोलिस्तान डेजर्ट में, बिल्कुल
उससे पहले कश्मीर गई और जब भी जाती हैं हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आती हैं और भाई हम आए दिन उनकी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आउटडोर प्रोडक्शन जो खंडरात और वो जो बाकियात हैं वो भी दिखाई थी। और अभी उकाशा गई हुई है जी टेक्सला, जहाँ पर गंधारा सिविलाइजेशन की जो बाकियात हैं, जो खंडरात हैं, वो रिकॉर्ड किए हैं इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से। तो वो हम अपने नाजरीन को दिखाते हैं। तो ओवर टू यू उकाशा। नाज़रीन, गंधारा तहजीब तकरीबन 3000 साल पुरानी तहजीब है और इसके नाम के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात देखने को मिलती हैं। एक तो ये कि ये गंधारा लफ्ज़ संस्कृत ज़ुबान के लफ्ज़ से लिया गया है, यानी गंध का मतलब जिसमें समझा जाता है खुशबू और हार का मतलब ज़मीन, तो इसको खुशबू की ज़मीन कहा जाता था। फिर एक और रिवायत के मुताबिक गंध या कंद एक ऐसे लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है कुएँ या तालाब। तो मेरे ख्याल से ये जो गंधारा तहजीब के इलाके हैं, यहाँ पर झीलें हुए करती थी, शायद इस वजह से, या फिर ये जो इलाका है वो दरियाए सिंध और दरियाए काबुल के दरमियान वाक़ है, शायद इस वजह से इसको पानी या तालाब का इलाका कहा जाता था। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ टेक्सिला में। आपको मैं लेके जा रही हूँ टेक्सिला म्यूज़ियम, जहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि कैसे हज़ारों साल पुरानी अशिया, नायाब चीज़ें कितने अच्छे तरीके से संभाल कर रखी हुई हैं। और उसके बाद आपको वो साइट्स भी दिखाऊंगी जिसकी खुदाई करके ये सब चीज़ें निकाली गई हैं। आइए मेरे साथ। इस्लामाबाद से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर ये टेक्सिला म्यूज़ियम, जिसका संगे बुनियाद 1918 में उस वक्त के वायसराय और बरतानवी हिंद के गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने रखा था। ये जो म्यूज़ियम है एक मरकज़ी हॉल पर मुश्तमिल है जिसमें 2 गैलरीज़ हैं और उन गैलरीज़ में पिछले 3000 साल के दौरान जो टेक्सिला की गंधारा तहजीब के लोग हैं उनकी सकाफ़त की भरपूर अक्कासी की गई है। उसके अलावा टेक्सिला की खुदाई में जो नवादरात मिले उनमें से तकरीबन 7000 नायाब अशिया को यहाँ पर महफूज किया गया ताकि हम और आप जैसे लोग जब यहाँ पर आएँ तो उन्हें देख सकें। उन अशिया में चांदी के, सोने के ज़ेवरात हैं, फिर सिक्के हैं, पत्थरों के मुजस्समे हैं, फिर उसके अलावा सिक्के हैं और जो जंगी आलात होते हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। तो आइए मेरे साथ, आपको भी म्यूज़ियम के अंदर का विज़िट करवाती हूँ। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि किसी भी तहजीब में, किसी भी दौर में लोग खाते पीते क्या थे और कैसे थे। तो इस म्यूज़ियम में आके मुझे जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली वो है ये चक्की जो जेलों में भी पीसी जाती है, आटे की चक्की। और ये वही है, ये मैं अपनी नानी दादी के दौर में भी देख चुकी हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ, जिसे सिलवट्टा कहते हैं, मैंने जो सिलवट्टा सुना हुआ है, जिसे हम मसाले पीसते हैं, वो मुख्तलिफ इक़साम के पड़े हुए हैं। फिर ये है कि इन सारी चीज़ों को जब आप पकाते हैं तो उंडेलते किस में, चीज़ें किस में आप डालते हैं। ये सामने हंडियाँ पड़ी हैं, बर्तन हैं, ग्लास हैं, प्लेटें हैं जिसमें हम सब कुछ डालते हैं। फिर सामने बड़े बड़े जार्स नज़र आ रहे हैं जिसमें आटा वगैरह, जो अनाज होते थे, वो सेव किए जाते थे। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको औज़ार, जंगी आलात, बड़ा कुछ मिलेगा। अब ये देखें, ये लोहार के औज़ार हैं। जो एक लोहार है जो ब्लैक स्मिथ है, वो कैसे काम करता था, वो औज़ार मौजूद हैं। फिर उसके अलावा ये सुनियारा जो होता है हमारा, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में सुनियारा बोलते हैं लेकिन सुनार होता है, यानी गोल्ड स्मिथ, वो उसके क्या क्या औज़ार हुआ करते थे, कैसे वो अपने ज़ेवरात को सांचे में ढालता था। फिर यहाँ पे किसान के औज़ार, कि हमारी जो फसलों में काम होता है, जो चीज़ें बीज बोए जाते हैं और फिर काटे जाते हैं, सब कुछ वो चीज़ें दिखाई गई हैं। फिर जंगें कैसे लड़ी जाती थी, एक सोल्जर के औज़ार, वो ये आप देख सकते हैं, शील्ड्स हैं। फिर उसके अलावा ये नेज़े हैं, चाकू हैं, तीर हैं जो जंगों में इस्तेमाल किए जाते थे। उसके अलावा कुम्हार, मतलब एक पॉटर जो होता है, वो कैसे, जैसे मैंने आपको गुजरात में दिखाया था पॉटरी जो हो रही थी, हम मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, यानी मिट्टी के बर्तन की तो बहुत ही पुरानी जो है ना एक हिस्ट्री है। तो कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन इन औज़ार से बनाया करते थे।
फिर उसके अलावा यहाँ पर आप देखें सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी कंट्री की जो एक इम्पॉर्टेंट कह लें कि कैश करने वाली जो चीज़ होती है ना, वो होती है वहाँ की मादनियात। तो ये इस टाइम वो चीज़ें हैं जो उस दौर में इनको मादनियात मिली होंगी, मतलब इतनी इकसाम मादनियात की यहाँ पाई गई इस जो तहज़ीब में। फिर उसके अलावा यहाँ पे मैंने देखा कि कांसी की जंजीरें हैं, हत्थे हैं। अब आई डोंट नो हत्थे क्या हैं, वो जिसे कहते हैं हथखड़ियाँ टाइप, उस टाइप की कोई चीज़ है। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे पुराने ज़मानों में कुंडियाँ होती थी दरवाज़ों में डालने वाली, लॉक जिसे हम कहते हैं, तो ये बड़े अजीब तरह के हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें सेफ्टी किस तरह से की जा सकती है, लॉक को कैसे लॉक करना है। हाँ, कुछ कुंडियाँ हमारे आजकल के अदवार से मिलती हैं। तो ये हैं तालों की चाबियाँ। अच्छा, चाबियाँ देखें कितनी मुख्तलिफ, वो ऐसे लग रहा है भाले पड़े हुए हैं। तो बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हैं जो कि आज से बहुत कम रिज़ेंबल कर रही हैं। फिर ये तांबे और लोहे की घंटियाँ हैं। अरे वाह, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मतलब अब तक का ये मेरा बेस्ट म्यूज़ियम रहा है जो मैंने अपनी लाइफ में विज़िट किए। नाज़रीन, मेडिटेशन यानी मुराकबा एक ऐसी एक्टिविटी है जो आज भी दोहराई जाती है, लेकिन ये पुराने वक्तों से चली आ रही है। और जो बुद्धा थे वो मेडिटेट करते थे। और यहाँ पर जो मूर्तियाँ सजाई गई हैं, इन मूर्तियों में वो डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट पोस्चर्स में मेडिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों की पोजीशन, उनके पाँव की पोजीशन, उनके बॉडी की पोस्चर जो है। और मेडिटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती है। आपका जो डिप्रेशन है और ये जो परेशानियां हैं उसको उनसे छुटकारा दिलाती है। फिर इस सेक्शन में आप देखें कि ये जो पड़ा हुआ है एक पीस, यहाँ पर जो बुद्धा है उनकी वफ़ात की जो एक मंजर कशी की गई है, तो ये भी इन्हें यहाँ पर मिला इन आसार कदीमा में। फिर ये चीज़ आप देखें, ये इनकी देखें कार्विंग कितनी बारीकी से की गई है। छोटी छोटी चीज़ों की, हाथ, पाँव, नाक, आंखें, छोटे छोटे जैसे वो होते हैं ना बुत, वो बनाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको हर चीज़ बहुत ही यूनिक अंदाज में मिलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में पड़ी हैं, यानी हज़ारों साल पहले की जो बाक़ियात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अरे वाह, इतनी ज़्यादा कलेक्शन कीमती पत्थरों की, यानी स्टोन्स जिस पे हम सबकी जान जाती है कि यार कहीं से ओरिजिनल स्टोन मिल जाए। अब यहाँ पे पड़े सारे, लेकिन हम ले नहीं सकते क्योंकि ये तो अब नायाब चीज़ें हो गई और इन्हें महफूज कर लिया गया है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स में स्टोन्स पड़े हैं, मुझे लगता है ये रिंग्स में भी लगते होंगे। और ये जो उस तरफ आप देख रहे हैं बीड्स पड़े हुए हैं, यकीनन इनकी मालाएँ बनती होंगी, ब्रेसलेट्स बनती होंगी। और यहाँ पर वैसे एक ब्रेसलेट पड़ी भी है। और इतनी यूनिक चीज़ें हैं और इतनी डिफरेंट तरह की हैं। फिर ये दो चम्मच, मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये चम्मच किस चीज़ के लिए हैं, क्योंकि अगर तो ये सूप के चम्मच होते तो ये खाने पीने के सेक्शन में होते। अब मुझे कोई समझ नहीं आ रही ये किस लिए हैं, लेकिन चलें, मेरे पास अगर ये होते तो मैं इनसे सूप ही पीती। ये देखिए चूड़ियों की फॉर्म, मुझे ऐसे लग रहा है ये जैसे किसी हड्डी की वैसे चूड़ियाँ, जैसे पहले आपको मैंने म्यूज़ियम हड़प्पा का विज़िट करवाया था, उसमें हड्डी की भी चूड़ियाँ बनी हुई थी। आई डोंट नो अब ये हड्डी की चूड़ियाँ या किस मटेरियल की हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ टाइप्स पड़ी हुई हैं। फिर ये डिफरेंट वो मादनियात कह सकते हैं। फिर इस सेक्शन पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर एक हिस्टोरिकल मैप बना रखा है इन्होंने, यानी यहाँ पर आके आप कह सकते हैं कि मैंने सारा जो साइट्स हैं ना वो सारी विज़िट कर ली हैं। इस वक्त अगर मैं बताऊँ तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरे इस तरफ भीरमाउंड है, फिर उसके अलावा यहाँ पर मेरे सिरकप है, फिर मेरे धर्माराजी का भी है,
ये तो वो मैप है जो यहाँ पर पूरा इन्होंने बिछाया हुआ है, जिससे पता चलता है कि कौन कौन सी ये साइट्स हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने वो जो क्या किया, खुदाई की है और चीज़ें निकाली हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ जो केमिकल्स और मादनियात निकली हैं उनको भी पॉइंट आउट कर रखा है। लेकिन ये है मैप। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको ओरिजिनल लोकेशन पर लेके जाऊँ जहाँ से ये चीज़ें डिग आउट करके निकाली गई। आइए मेरे साथ। मैं इस वक्त टैक्सिला की एक तारीखी साइट धर्माराजिका पर मौजूद हूँ और ये आप जो देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा स्टूपा है। अगर गंधारा तहजीब को एक ताज से तशबीह दी जाए तो धर्माराजिका की जो मिसाल है वो ऐसे है कि एक बेशबहा कीमत का एक खूबसूरत चमकता हुआ हीरा उस ताज में जड़ा हुआ है। इस खित्ते पर जो सबसे बड़ी और पुरानी सल्तनत रही वो मौर्य सल्तनत थी, जिसके हुक्मरान चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर उसके बाद बंदोसार जो उनके बेटे थे उन्होंने ये सब कुछ संभाला और उसके बाद उनके पोते अशोक ने ये सब कुछ देखा। अशोक ने एक यूनानी भक्षु जिसका नाम धर्माराजिका था उसको तबलीग की नीयत से टैक्सिला में भेजा और फिर उसी बुद्ध राहिब की वजह से उनको इज़्ज़त का मकाम देते हुए यहाँ पर बुद्ध खानका बनाई गई, जहाँ पर बुद्ध मज़हब के मानने वाले लोग इबादत की नीयत से आया करते थे। और अशोक ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे स्टूपास बनवाए जिनकी बहुत ज़्यादा तादाद है, लेकिन उनमें से कुछ स्टूपास ऐसे हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध के कुछ तबर्रुकात रखे गए। और यहाँ आकर मुझे पता चला कि इस स्टूपा की अहमियत ये है कि ये तो एक बहुत बड़ा स्टूपा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ से गौतम बुद्ध के कुछ रेलिक्स यानी उनके कोई दांत मिले हैं। और एक और चीज़ जो अभी करीब में हुई है हमारे पाकिस्तान में वो ये कि यहाँ पर जितनी भी साइट्स हैं उन सब साइट्स का एक विज़िट होना था, लेकिन जो रेन रिट्रीट स्टार्ट हुआ, ये तकरीब स्टार्ट हुई, उसकी जो शुरुआत है उसका आगाज़ है वो इस जगह से हुआ, यानी इस स्टूपा से हुआ। और पूरे पाकिस्तान में फिर ये डिफरेंट साइट्स जो हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स उनका विज़िट किया गया। और मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर कि अभी आपने म्यूज़ियम भी देखा, कितने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने साफ़ सुथराई के साथ इतनी हज़ारों साल पुरानी चीज़ों को सेव किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इन चीज़ों को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर रखा है। नाज़रीन, टैक्सिला को सीट ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है और इस वक्त मैं टैक्सिला के एक बहुत बड़े शहर जो तारीखी शहर है सिरकप यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ इसके खंडरात हैं। और कहा जाता है कि ये जो इलाका है ये कई बार आबाद हुआ और कई बार बर्बाद हुआ। यहाँ पर बुद्ध मत, जैन मत, उसके अलावा सूरज को पूजने वाले लोग आए और गए। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग पता चली कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको भी ये जगह उनके लिए बड़ी मुकद्दस है, क्योंकि यहाँ पर एक पैलेस है। कहा जाता है कि यहाँ पर उनके कोई सेंट आए थे और जिसकी मुनासबत से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो यहाँ पर आती है, विज़िट करती है और उनके लिए बड़ा ही मुकद्दस मकाम है। और यहाँ आके मैं एक चीज़ देख के हैरान हो गई हूँ कि ये जो सिविलाइजेशन है सारी ये हज़ारों साल पुरानी है। आज हम सोसाइटीज़ बना लेते हैं और एक आधी चीज़ कोई जदीद लगा के हम समझते हैं हमने पता नहीं कौन सा मार्का मार दिया है, लेकिन इन सारी चीज़ों को, इस तहज़ीब को देख के लगता है कि वो हज़ारों साल पहले तब भी लोग हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। यहाँ पर पानी की निकासी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, फिर आपके बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वॉशरूम्स, किचन्स, बेडरूम्स, उसके अलावा गार्ड्स के लिए कमरे, स्ट्रीट्स और पता नहीं क्या क्या। तो मैं हैरान हो गई हूँ ये सब कुछ देख के कि उस दौर में भी इतने मुहज़्ज़ब तहज़ीब से भरपूर लोग रहा करते थे। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ जो मुझे यहाँ के मकामी लोगों से पता चली कि इस इलाके का, इस शहर का नाम सिरकप क्यों रखा गया, वो ये कि यहाँ का जो बादशाह हुआ करता था वो लोगों के सर काटा करता था, लेकिन इसके जो शवाहिद हैं वो हिस्ट्री में तो नहीं मिलते कि क्यों काटा करता था या वाकई काटा करता था। तो ये मुझे एक बात पता चली, इंटरेस्टिंग मुझे लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो आप भी मेरे साथ इस साइट को विज़िट कीजिए।
तकरीबन 3000 साल कदीम जो है ना तहजीब और गंधारा तहजीब के जो खंडरात हैं वो उकाशा ने दिखाए हैं। और मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था ना कि 3000 साल पहले भी जो सिविलाइजेशंस हैं वो कितनी एडवांस थी, कितनी मॉडर्न थी। और जिस तरह से हमने देखा कि अगर हम आज के आर्किटेक्चर की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो 3000 साल पहले भी वो एक महज़िब तहजीब की तरह जो है ना सारी चीज़ें हमें वहाँ पर नज़र आती है। जिस तरह से उकाशा ने हमें दिखाया कि गार्ड्स के कमरों से लेकर मेन हमारे कमरे, लाउंजेस, वॉशरूम्स, हर चीज़। और फिर एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि वहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन के लिए भी ऐसी मॉडर्न फैसिलिटीज का प्रॉपर सिस्टम था, वाटर स्टोरेज का प्रॉपर, वाटर टैंक्स का प्रॉपर सिस्टम था। फिर जो उनकी कटलरी है, वो जो बर्तन वगैरह म्यूजियम में भी पड़े हुए हैं वहाँ पे, वो भी देखने वाले हैं। कॉलोनीज की शक्ल में वो लोग वहाँ पर आबाद थे। और इससे पहले उकाशा ने, मुझे याद पड़ता है, हड़प्पा के जो खंडरात हैं उसकी भी सैर कराई थी। तो ये वो सिविलाइजेशंस हैं कि जिनको पढ़ना भी जरूरी है और मौके पे जाके फिटनेस करना भी जरूरी है। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि इन चीज़ों की हमें रेस्टोरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज ये हमारा कौमी असासा है, ये हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही रिच हिस्सा है, हमारे कल्चर को ये रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम इनको प्रिजर्व नहीं करेंगे, रेस्टोर नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इन कीमती असासों से महरूम हो जाएंगी। बहुत सारे ट्रिप्स भी जाते हैं बच्चों को टूरिज्म के लिए। बिल्कुल, मैं भी बात करने वाला था कि टूरिज्म के लिए हम इस तरह की जगहों को बड़ा अच्छा यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इस पे। तो अब जी हम एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और आप पे मत जाइएगा, वापस आएंगे तो फिर एक और बड़ा दिलचस्प सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पहलवानी की। तो फन पहलवानी के नामवर जोर पहलवान के आखिरी चश्मो चराग और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले मोहम्मद जुबैर अल मारूफ झारा पहलवान को दुनिया से रुखसत हुए 32 साल गुजर गए हैं। और झारा पहलवान ने 1960 में पाकिस्तान के मशहूर पहलवानों के ख़ानदान में वो पैदा हुए और वो असलम पहलवान के बेटे, भोलू पहलवान के भतीजे, रुस्तम जमा इमाम बख्श पहलवान के पोते और रुस्तम हिंद गामा पहलवान के नवासे थे। जी बिल्कुल। और जारा पहलवान का पहला मुकाबला 27 जनवरी 1978 को गोगा पहलवान गुजरावालिया से हुआ। कजाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाले उस मुकाबले में उन्होंने हरीफ पहलवान को सिर्फ 17 मिनट में चित करके अखाड़े में अपनी हुक्मरानी की घंटी बजाई। और फिर अगले बरस यानी कि 1979 में जापान के मशहूर पहलवान अनोकी के साथ उनका मुकाबला हुआ। 36 साला अनोकी के सामने, अच्छा जी, मुख्तलिफ रिवायात हैं, 19 साल भी कहा जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि 16 साल के थे गामा पहलवान और जारा पहलवान, जब वो चट्टान की तरह जो है वो डट खड़े हुए अनोखी के सामने। और 5 राउंड बराबर रहे, जिसके बाद जापानी पहलवान ने झारे का हाथ ऊपर उठाकर उस मुकाबले का फातेह उन्हें करार दिया। और जारा पहलवान ने अपनी ज़िंदगी में लगभग 60 कुश्तियाँ लड़ी हैं। हर मुकाबले में वो मर्द मैदान ठहरे हैं। उन्हें फ़ख्र पाकिस्तान, रुस्तम पाकिस्तान के खिताबात से नवाजा जा चुका है। और 1991 में जारा पहलवान की बेवक्त मौत से फ़न पहलवानी का एक जो सुनहरी बाब है वो ख़त्म हो गया। अगरचे आज जारा पहलवान हमें मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी जो पहलवानी में खिदमात हैं और जो कारनामे हैं वो रहती दुनिया रहेंगे। वो मोहनी रोड लाहौर में भोलू पहलवान के अखाड़े में आसूदा खाक हैं। वैसे तो जारा पहलवान का यौम वफ़ात जो है वो 10 सितंबर है, लेकिन आज हम उन्हें खुसूसी खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और उनकी साहबजादी मरियम झारा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मरियम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम, आपके वालिद साहब के हवाले से हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो जब उनकी वफ़ात हुई तो आप गालिबन 1 साल की थी जी। तो घर वालों से, अपनी वालदा से, अगर कोई आपको किस्से, कोई कहानियाँ उनके हवाले से अगर कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। वालिद साहब तो मेरे जब मैं साल की थी तो उनकी वफ़ात हो गई। तो मतलब अम्मी मेरी वालदा मुझे बताती हैं कि वो बहुत प्यार करने वाले थे, बेटियों को बहुत प्यार करते थे। हम लोग 3 बहनें और 1 भाई है। भाई मेरा तो माशाल्लाह उनको भी बड़ा प्यार करते थे। तो वालिद क्या कहते हैं, उन्होंने हमें अपने साथ लेके जाते थे, अखाड़े वगैरह भी अपने साथ हर जगह लेके भी जाते थे। तो बस। तो मरियम, ये बताएं कि आपके खानदान में से आगे कौन है जिसने जो पहलवानी की रिवायत है उसे बरकरार रखा है? मेरे ना चाचू के बेटे आ रहे हैं, हारून आबिद नाम है उनका जी। तो वो पहलवानी के आगे यानी कि अपने ताया अबू के चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें भी कामयाब करे। तो अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो मेरा भतीजा अपना भी है
अच्छा। वो भी इंशाल्लाह करेगा अपने दादा अबू का नाम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अगर हम आपके भाई की बात करें तो बेटों में होता है कि वो बाप की लेगेसी को आगे लेके चलते हैं, तो पहलवानी का शौक नहीं है आपके भाई को? नहीं, मेरे भाई को था। पहलवानी की जाती है वालिद के सिर पे। और मेरे जब वालिद को पहलवानी सिखाने वाले ना उनके चाचा ताया और उनके दादा अबू थे। तो जब इतनी ज़्यादा पहलवान हो सिर पे, सारे ख़ानदान हो, तो उससे फिर एक माशाल्लाह जहरा पहलवान को एक मिला था कि जहरा दी जाइंट है ये। उनके पास ताकत भी बहुत ज़्यादा थी वालिद के पास जी। और कोई भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस ख़ानदान में कुश्ती नहीं हारा हुआ। ना वालिद हारे हैं, ना गामा दादा अबू, ना मेरे पांचों जो दादा अबू हैं जी, वो एक हारे होंगे अक्की दादा अबू, क्योंकि ना उनका शोल्डर का मसला था। तो उनके ही किसी अपने ने बता दिया अनोखी से, जब अनोखी के साथ इनकी कुश्ती शुरू हुई थी तो उन्होंने में से किसी ने इनको बता दिया कि ना इनके शोल्डर पे मारोगे ना तो शोल्डर निकल जाएगा इनका। अच्छा। तो अनोखी ने ये चीज़ की कि उनके शोल्डर पे ना हिट किया तो उनके शोल्डर निकल गया। तो जब वो निकल जाता है तो फिर कुश्ती नहीं कर सकते। तो उन्होंने अक्की दादा अबू थे मेरे, उनको हरा दिया। तो उसके बाद फिर मेरे ना दादा अबू थे, इमाम बख्श दादा अबू ना जी, उन्होंने कहा कि आप दोबारा ना कुश्ती का रखो। तो अबू भी मेरे खड़े हुए थे, सब थे पहलवान। तो उन्होंने कहा कि आप किससे कुश्ती लड़ना चाहते हो? उन्होंने कहा ये बच्चा है छोटा सा, कुछ भी नहीं करेगा। तो उन्होंने मेरे अबू का नाम ले लिया। अच्छा। 1.5 साल माशाल्लाह उन्होंने अपने एक्सरसाइज वगैरह की। तो उसके बाद अबू ने जब उन्होंने देखा, जब ये कुश्ती का टाइम आया तो अनोखी ने जब देखा तो उन्होंने कहा ये तो वो है ही नहीं बच्चा, झूठ बोलते हो आप लोग। अच्छा, 1.5 साल में इतनी ट्रेनिंग की, इतनी एक्सरसाइज की? हाँ जी, उकाड़े चले जाते थे ना ट्रेनिंग करने के लिए। तो उन्होंने इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, वो पहचान ही नहीं पाया कि ये वो बच्चा है कि नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हो ऐसा। तो उन्होंने फिर वहाँ 5 राउंड हुए थे तो उसने खुद ही हाथ खड़ा करवा दिया था अबू का, ये जीत गया। क्योंकि फिर जब कुश्ती लड़ रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ अपनी ना इसको मारी थी कि इसको मैं गिराऊं। तो उसको चक्कर आ गए तो उसके बाद उसने हाथ खड़ा करवा दिया था कि मैं बस। अच्छा, आपका अगर हम पूछें इंटरेस्ट के हवाले से तो कोई कुश्ती में रुझान है, कोई इंटरेस्ट है या नहीं? जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा है। पर उसके बाद दिल तो बहुत करता है। मैंने वो इंडिया की मूवीज भी देखी थी, गीता और बबीता की। वो भी बड़ी फेमस थी जी। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं भी, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे आगे आ रहे हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा शौक है कि पहलवानी पे हम लोग, मैंने देखे है मेरे वालिद के जो फैन है ना, छोटे छोटे बच्चे, वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनका साथ नहीं दे रही। तो मरियम, आपको पॉलिटिक्स में आने का कोई शौक है? क्योंकि आपकी वालदा की अगर हम बात करें तो वालदा है मेरी जी, वालदा भी है, आधी फैमिली भी है सारी। आधी सारी लगा लें, वो नवाज शरीफ साइड से भी आती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपका कोई फ्यूचर में प्लान है कि नून लीग के टिकट पे आप भी लड़ेंगी, इलेक्शन वगैरह हम आपको देखेंगे? नहीं, ये बड़ों का ही काम है, ये बड़े ही करेंगे। अच्छा मरियम, वैसे मेरा सवाल है एक खुराक और एक्सरसाइज को लेके ही, क्योंकि हमारे अंदरून लाहौर का बड़ा कल्चर भी है। जो पहलवान है उनकी एक खास लबो लहजा है गुफ्तगू करने का। अंदरून जब हम जाते हैं उनका बात करने का एक अपना स्टाइल है। और वहाँ पे अक्सर जो पुरानी खाबों की दुकानें जो बड़ी मशहूर हैं, वहाँ पे तो मैंने बड़ी तस्वीर देखी हैं, गामा पहलवान की भी, झारा पहलवानों की तस्वीरें लगी हैं। तो ये खुराक का बताएं जरा कि कैसी खुराक होती है और कोई खास निज़ाम है, वो खास तरीके से बनाई जाती है? ख़ास तरीका तो नहीं है, मगर इनमें ये है कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। जब ये पहलवान बनने जा रहे थे ना, एक्सरसाइज में ना अल्लाह का नाम बहुत ज़रूरी होता है। ये एक्सरसाइज करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। और खुराक में आप देसी घी खिला दें, देसी घी में कीमा बना हुआ है, गोश्त बना लें, वो खा लेते हैं। और दूध बहुत ज़्यादा पीते हैं एक्सरसाइज में। दूध। तो आपको क्या पसंद है मरियम खाने में, अगर हम आपके फूड चॉइसेस की बात करें? मुझे तो बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। और यही कीमे वाले चावल लगा ले, वो सब चीज़ें मुझे सब, अल्लाह का शुक्र है, सब पसंद। तो पराठे, निहारी, पाए? नहीं, पाए वगैरह नहीं मुझे पसंद है। अच्छा, पाए वगैरह नहीं पसंद। अच्छा मरियम, हमने सुना है कि पहलवान हज़ार जो हैं वो सरदाई बहुत शौक से पीते हैं, तो आपके घर में क्या आज भी बनती है? हाँ जी, बनती है। ये अभी दाता साहब का मेला भी गया तब भी बनी थी। तो सरदाई ये है कि सरदाई पी के ना एक तो इंसान फ्रेश भी रहता है, उससे जब ये एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उससे जिस्म भी फ्रेश हो जाता है, पीते हैं। और अच्छी भी बनती है।
तो जो मेरे बड़े हैं जो भाई थे, भाई तो डेली बनाते थे अखाड़े में। अच्छा। तो भाई तो अब मेरे बाहर चले गए, और जो भाई के दोस्त है अखाड़े, जो दूसरा अखाड़े हैं उधर से आती है सरदाई वगैरह, वो पीते हैं। अच्छा मरियम, ये बताएं कि आप तो इस घराने से हैं, आपने तो बचपन से ही पहलवानी सारा कल्चर देखा है, तो कई ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई ऐसा बैकग्राउंड तो नहीं होता लेकिन पहलवानी का उन्हें भी शौक होता है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो महंगा शौक है ये, इसके लिए अच्छे पैसे चाहिए आपको पहलवानी करने के लिए? इस दौर में तो पैसे ही चाहिए उनको, क्योंकि खाना वगैरह और चीज़ें लानी है, बादाम है, चीज़ें उनकी सरदाई का सामान है, तो इस चीज़ में चाहिए। पहले तो ऐसे था नहीं है, जब ये रुस्तम ब्रदर्स थे तो पहले तो ये चीज़ थी कि चले गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा साथ थी इनके, हर चीज़ मिल जाती थी, अवेलेबल हो जाती थी। अब जो है, अब पहलवान बनना बहुत मुश्किल है, अब पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, जो खुराक उनको एक खास किस्म की खानी होती है। अच्छा मरियम, हम आपसे जाते जाते पैगाम लेना चाहेंगे देखने वालों के लिए, पहलवानी के हवाले से भी आप दे सकते हैं, एनीथिंग यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट? पहलवानी से दूंगी, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, अल्लाह उन्हें कामयाब भी करे, बहुत ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। आजकल तो 15-15 साल के बच्चे भी कर रहे हैं, 16-16 साल के लड़के भी, और मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे और अच्छे से पहलवान बने। कई मेरे अब्बू जैसे बनना चाहते हैं, अल्लाह उनकी भी ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। और बस अपनी मेहनत करें और अल्लाह का नाम ज़रूर साथ रखें, जिससे कामयाबी मिलती है। बिल्कुल, बाकी तो रहती दुनिया पे तो अल्लाह का ही नाम रहना बस। बिल्कुल, जिक्र इलाही बहुत ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने की, बहुत शुक्रिया मरियम झारा आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये तो हम पूछना ही भूल गए कि आप बाइक भी चलाती हैं, लेकिन बता दिया उन्होंने। मैं बाइक भी चलाती हूँ, गाड़ी भी मुझे आती है, हर चीज, मतलब फैमिली में ये चीज की रोक टोक नहीं हो। अच्छा मरियम, अगर कोई तंग करे, किसी पे गुस्सा आएगा, फेंटी शेंटी भी लगा देती हैं? हाँ, गुस्से में होता है, कभी गुस्से में मैंने लगाई हुई है। किसकी फेंटी लगाई है? वो तो बस वैसे ही गुस्सा चढ़ जाए, तो 1 मिनट गुस्सा, बस किसी को मैंने मारा था। नहीं तो बता सकती हैं किसको मारा था, या रहने दें ये स्टोरी फिर कभी? ये बता दें जिसको मारा था वो जिंदा है? नहीं, वो सही है, बिल्कुल सही है। मैंने तो मारा था, लेकिन लोग ज्यादा आगे आ गए थे, क्योंकि वालिद के नाम पे। जबरदस्त सेल्फ डिफेंस के लिए भाई ये चीज जरूरी है कि जब जरूरत पड़े आप फेंटी भी लगा दें, और मरियम जैसा ही होना चाहिए। इससे पहले ही ना हमें फेंटी लगे, ब्रेक है। जी बिल्कुल, लेंगे अभी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और दिलचस्प सेगमेंट, भारत की हरधर्मी के बायस दुनिया का हाई वोल्टेज क्रिकेट टाकरा, पाक भारत मुकाबला एक बार फिर बारिश की नज़र हुआ, और बकिया मैच आज रिजर्व डे पर खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ कोलंबो में खेले जाने वाले एशिया कप की सुपर 4 मरहले के अहम मार्के में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की। भारतीय ओपनर ने जारहाना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 24.1 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए। बारिश की वजह से दौरानी खेल जो है वो बार बार खेल इंटरप्ट होता रहा, मगर तेज बारिश के बायस गुज़िश्ता रोज़ का खेल मुअत्तल कर दिया गया है, और मैच आज 2:30 बजे वहीं से शुरू होगा जहां कल रोका गया था। और इस वक्त भारतीय जो बैटर है विराट कोहली और उनके साथ के राहुल जो हैं वो इस वक्त 17 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं, और मौसमियात की जानिब से आज भी कोलंबो में तेज बारिश की पेशगोई की गई है। बिल्कुल जी, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया मिर्जा इकबाल बेग साहब। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। क्या साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको और अजीम दोनों को सुबह बखैर। थैंक यू मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, पाकिस्तान ने बारिश की वजह से बार बार वेन्यू तब्दील करने पर जोर दिया, मगर भारत की अगर हम हट धर्मी की बात करें तो उसके बायस तब्दील नहीं हो सका वेन्यू, क्या कहेंगे आप? देखिए ना, सारा मजा किरकिरा कर दिया है बारिश ने इस टूर्नामेंट का। और आज भी जो पेशगोई की गई, आज सुबह से वहां बारिश हुई, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 बजे वहां बारिश हुई, और आज भी बारिश की पेशगोई की गई है, और आसार कुछ ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे। और लगता यही है कि ये मैच बारिश की नजर हो जाए, क्योंकि कल की बारिश की वजह से और फिर आज सुबह होने वाली बारिश की वजह से आउटफील्ड जो है वो खासी गीली थी, और ग्राउंड स्टाफ को बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वहां बादल छाए हुए थे, और अगर जब तक धूप नहीं निकलेगी तो ग्राउंड को सुखाना मुश्किल होगा। और जहां तक आपने बात की कि इस टूर्नामेंट के हवाले से, तो पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि वो एक 34 साल जय शाह, जो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का बेटा है, और सिर्फ 34 बरस उसकी उम्र है, और वो सारी टर्म्स डिक्टेट करा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों खामोश तमाशा
तमाशाई हुआ करना चाहिए। आपको याद होगा कि सितंबर 2021 में जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से वापस चली गई थी एक बहाना बनाकर, और फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, तो उस वक्त के पीसीबी के चेयरमैन रमीज राय ने आंखों में आंखें डालकर बात की थी। उन्होंने कहा कि हमारी टीम भी आपका दौरा, और निकला कि न सिर्फ इंग्लैंड की टीम आई, न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान ने ज्यादा मैचेस खेले। उनके पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब क्यों खामोश है? मेरे पास तो इत्तलात है कि यहाँ से जहाज भर भर के गए मेहमानों के जो वहाँ पर कोलंबो में ठहरे हुए आबो हवा की तब्दीली के लिए, शायद लाहौर में गर्मी ज्यादा थी इसलिए सारे गए हुए, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, मेरी जाती राय में। जी अच्छा मिर्जा इकबाल साहब, ये बताइएगा सर कि अगर हम मैच की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो कल टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया पाकिस्तान ने, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में मिसरेड किया बाबर आजम ने विकेट को, मिसरीड किया। उसकी वजह ये थी कि वो विकेट बिल्कुल फ्लैट, शायद बाबर आजम को अपने बॉल, इससे पहले पाली केले में जो मैच हुआ था वह 66 रन पर 4 रन की राह दिखाई थी, तो शायद बाबर आजम ये सोच रहे थे कि पिच में थोड़ी सी नमी होगी और अगर हमारे फास्ट बॉलर्स इस कंडीशंस को यूटिलाइज करें तो हमारे लिए एडवांटेज होगा। लेकिन पता ये चला कि पिच जो थी बिल्कुल फ्लैट थी, बैटिंग थी, और जिस पर उन्होंने रन्स के अंबार लगाना शुरू किए। वो भी ये सोच कर आए थे कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। उन्होंने आते ही अटैक किया, आपके फास्ट बॉलर पे शाहीन शाह अफरीदी को छक्का लगा दिया, जब शादाब खान आए उन पर अटैक किया। तो मेरे ख्याल में, और फिर एक और चीज मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि तमाशाई जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है खचाखच स्टेडियम भरे होते हैं। कल आपने देखा कि बिल्कुल खाली था कोलंबो का प्रेमादासा स्टेडियम, चाहे दुबई में मैच हो, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो, इंग्लैंड में मैच हो, पाकिस्तान और भारत का अगर मैच होता है तो मैं नहीं समझता कि एक भी सीट खाली हो। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो जय शाह और एशियन क्रिकेट काउंसिल से पूछे। बिल्कुल। अच्छा मिर्जा साहब, अगर आज भारत बैटिंग मुकम्मल करता है तो कितना टारगेट मुतवक्के है, और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना टारगेट चेजेबल है? देखिए ना, अगर बारिश की वजह से मिनिमम 20 ओवर्स का मैच होना चाहिए, मिनिमम 20 ओवर्स का। भारत 24 ओवर्स और 1 गेंद बैटिंग कर चुका है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कंडीशन आती है पाकिस्तान को, फिर 20 ओवर्स में 181 रन का टारगेट मिलना है। लेकिन अगर भारत अपनी इनिंग शुरू करता है और कंडीशन जो है वो क्रिकेट के लिए बेहतर हो जाती है, तो उस सूरत में भी इस पिच पर अगर 50 ओवर भारत पूरे खेलता है तो पाकिस्तान के लिए 300 या उससे ज्यादा रन स्कोर करना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि प्लेयर्स जो है एक तो ट्रैवल इतना कर रहे हैं, पहले लाहौर से कोलंबो गए, कोलंबो से वापस लाहौर आए, लाहौर में मैच खेला, फिर कोलंबो चले गए। एक स्ट्रेस और स्ट्रेन है प्लेयर्स पर। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर 300 के अंदर अंदर भारत को रोकता है, जो मुश्किल काम नहीं है। अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो जाते हैं तो उनकी बैटिंग इतनी ज्यादा वो नहीं है, उनके बाकी प्लेयर्स हमारे बॉलर्स का सामना नहीं कर सकते। तो देखें क्या होता है फिर। अच्छा फ़हीम साहब, माजरत के साथ मिर्जा इकबाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक सवाल मैं ही पूछना चाह रहा था कि दोनों टीम में चेंजिंग हुई, वहाँ से फ़हीम को खिलाया गया, बॉलर चौथे फास्ट बॉलर ऐड किए गए, और यहाँ पर जो है वो केएल राहुल की एंट्री हुई है। तो ये दोनों तब्दीलियाँ किस तरह से देखते हैं आप? आपने मुझे फ़हीम कह दिया, फ़हीम अशरफ के चक्कर में, लेकिन मेरे ज़हन में सवाल आया फ़हीम अशरफ को लेकर। लेकिन फ़हीम अशरफ ने जो पिछला मैच था जो बांग्लादेश के खिलाफ था, उसमें उसने अच्छी बॉलिंग की थी, 2 विकेटें ली थी 27 रन देकर। उसको खिलाया इसलिए कि पेसर को एक ऐड किया जाए। और आपको पता है स्पिनर्स की हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, सिवाय पहले मैच की जहाँ शादाब ने 4 विकेटें ली। आप देखें कल शादाब ने 6 ओवर्स और 1 गेंद बॉलिंग की, 45 रन दिए, इतने पिटे। वो तो फ़हीम अशरफ ने इतना उम्दा कैच लिया रोहित शर्मा का कि शादाब खान को विकेट मिल गई। लेकिन फ़हीम अशरफ को खिलाने का फैसला इसलिए दुरुस्त था कि फ़हीम अशरफ बैटिंग भी कर लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और भारत को चूंकि श्रेयस अय्यर मुकम्मल तौर से फिट नहीं थे, इसलिए केएल राहुल को लेकर आए। लेकिन वो 2 स्पिनर्स के साथ उतरे हैं, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, जबकि उनके पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं। तो बॉलिंग को उन्होंने बैलेंस किया है। अब देखते हैं पाकिस्तानी बैट्समैन किस तरह की कारकरदगी पेश करते हैं। इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने अपना कीमती वक्त दिया पाक भारत टाकरे से मुतल्लिक जो अपने एक्सपर्ट राय थी वो मिर्जा इकबाल साहब ने दी। बिल्कुल जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अजीम राना को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।
वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।